बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारी टीआरसी की जो है वो पहली क्लास है, टीआरसी 4। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरा सा ये दे दें कि वैसे तो आपकी जो है काउंसलिंग सेशन के अंदर आपको सारा डिटेल में बताया था, आपने लिया था सही है। आपको उन्होंने ये आईटीएम सीए की जो आपके क्वालिफिकेशन के जो आप आए उसका पहले स्टेज है, दैट इज पीआरसी ना। तो पीआरसी में आपके पास मेरे ख्याल से पीआरसी और ये आपका सबसे, अगर आपका तो ये जून का टाइम बनेगा ना तो ये मतलब कि दूसरा सेशन हो जाएगा। यानी एक जो है अभी दिसंबर में टाइम देंगे, मार्च में देंगे, और इसके बाद नवंबर का टाइम होगा वो किसमें होगा, जून में देगा। आईकेप ने तमाम के तमाम पीआरसी 1 से लेकर पीआरसी 5 के जितने भी पेपर्स हैं उन्होंने इसको सीबीई कर दिया, सी कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसकी में फर्स्ट टाइम एवर हुआ है। इससे पहले एएफसी होता था, अगर वो सी के बारे में थोड़ा सा पता हो, उसमें एएफसी के अंदर भी उन्होंने कुछ पेपर्स जो थे लिमिटेड वो उन्होंने जो है कंप्यूटराइज दिए थे। अब इन्होंने अच्छे खासे 5 पेपर, स्केड्यूल भी बहुत चेंज हुआ है, कुछ पेपर ऊपर नीचे करे, सारी अमेंडमेंट चेंज हुई है। लेकिन मेरे लिहाज से आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने में कंपैरेटिवली पुराने जो जितने भी सीए के स्टूडेंट्स हैं उससे थोड़ा सा आसान हो गया है। वजह क्या है, एमसीक्यूज आते हैं और साथ फिल द ब्लैंक्स भी होती है। एमसीक्यूज और फिल द ब्लैंक दोनों से मिलकर कॉम्बो बनकर जो है पेपर बनता है। लेकिन एक मेरा सवाल है, वो जो लंबे लंबे जवाब जो लिखते थे वो आगे आपकी कैट के सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आ जाएंगे। मेरी बात समझ लो या नहीं? लेकिन अभी क्या है, इसमें तुम्हारे पास एक पीआरसी 4 जैसे हमारे पास जो है पांचों के पांचों पेपर मेरे बच्चे सीबीईयू में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोनों जून अटेंड के लिए आए। कौन से? जून 22 के लिए। जून एक हमारा मार्च का सेशन चल रहा है, इसका तकरीबन जो है 50-60% कोर्स कंप्लीट आउट हो चुका है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है सर, ये पांचों के पांचों पेपर बच्चे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, पॉइंट 1। नंबर 2, पांचों की पांचों पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 50 एमसीक्यूज होंगे, हर एक में 100 मार्क्स का पेपर है। हर एमसीक्यू 2 मार्क्स का है, जब 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम लोग पास में जो पढ़ के आए हो उसमें तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया 33% होता था या 35 या 40 होता था, इधर 15% है। पास होने के लिए मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? 50%। अब मेरा एक सवाल है, इतना तो मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह सबको इतना मैथ्स तो आता ही होगा, 50 एमसीक्यूज है, 2 नंबर का एक सवाल है, तो 100 मार्क्स हुए, तो 50% है तो कितने एमसीक्यू सही करना जरूरी है? मैंने जरा देखूं इतना मैथ्स तो आता ही नहीं आता। यानी हमें गिलियां बचाने के लिए, अपनी विकेट बचाने के लिए यार बोल्ड नहीं होकर आना यार, तो बस ओवर लाया कर ले, पूरा बच्चों के आगे खड़ा हो जाओ। यानी तुम्हें अल्लाह ना करे फ्रंट ना हो जाओ किसी भी पेपर में, सारे पेपर के हवालों से बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली उन्होंने ली होगी आपकी काउंसलिंग, बीइंग अ टीचर जो काउंसलिंग लेता है वो एक डिफरेंट परसेप्शन से लेते हैं। ये बात समझ रहे हैं? आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देंगे अभी तक की बात कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। तो कंपैरेटिवली जो पुराने जितने भी पेपर से इससे थोड़ा सा आसान हो गया, बच्चों के लिए रिलीव हो गया। बच्चों के लिए क्या हो गया? रिलीव हो गया। वो रिलीव क्यों हो गया कि बच्चों को इजीली
सवाल पढ़ा, उसका सॉल्यूशन करा, ये गिवन यू द रफ शीट। वो पेपर में तुम्हें क्या देंगे? रफ शीट। एक कैलकुलेटर अलाउड होगा और पेंसिल भी वही देते हैं। एक एडमिट कार्ड लेके जाओगे, सिर्फ कंप्यूटर लेगा, ये आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो लेके जाओगे, उधर से रफ शीट मिलेगी, सारे रफ शीट पे सारी जो है वर्किंग करोगे, आंसर निकालोगे, उस आंसर को 4 में मैच करोगे और उसको टिक कर दोगे। तो बात समझ में आई है कि आई है? समझ में आई बात? तभी बैठे रहो ताकि तुम्हारे अगर बेसिक जो है पढ़ती हो तो वापस से क्लास में तुम्हारी परिस्थिति को भी देख लेना अगर चाहो तो। सही है? अभी तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात समझ गए तुम लोग? चारों पेपर्स के अंदर तुम्हें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, रफ शीट होगी, उसके अंदर कैलकुलेट करोगे, कुछ थ्योरी के सवाल होंगे, उसको सिर्फ ऐसे ही टिक कर दिया, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। मिक्स सवाल, मिक्स जो है पेपर आएगा, इसमें प्रैक्टिकल होगा, अच्छे खासे बड़े भी कैलकुलेशन होगी है, तेज करना है, टाइम जाया ना हो जाए। और आई थिंक मेरे साथ 2 आवर्स का पेपर होता है, क्लास का भी होता है, 2 घंटे पहले कंफर्म करूंगा, 2 घंटे का या 3 घंटे का आई एम कंफर्म। सही है? जब तक बात समझ में आई है, ये कंपैरेटिवली जो पुराने बच्चों ने की थी बेटा, उससे बहुत आसान हो गया, उससे बहुत आसान हो गया। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या, पहले आपका एकेडमिक कैसा बैकग्राउंड रहा है, आप लोगों ने कैसा पढ़ा है। ठीक है, आज तक जो है फर्स्ट ईयर इंटर तक जो है बच्चे में इतनी सीरियसनेस नहीं थी, अब आ गए हो, अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, बिल्कुल लग कर पढ़ लो। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने अपनी पूरे 12 साल में जितने, जब से पैदा हुए हो और आज तक जितना पढ़कर आए हो, जितना भी पढ़कर आए हो, इतना वसूल से कह रहा हूँ, उससे ज्यादा हम तुम्हें 6 महीने में पढ़ाने का तरीका बता देंगे। और ये होती है पढ़ाई, अभी तो पढ़ाई का हमको मतलब ही नहीं पता। सर क्या मतलब? फाइलर से हम पढ़ते थे माशाल्लाह, क्या है, आखिर के 1 महीना पढ़ते थे, जो लास्ट ईयर आ गया उसको कसम मालूम वो नहीं आता, इसके बाकी के 4 सालों को देख लो। ये पढ़ने का इधर बिल्कुल भी रूल, इधर कोई फाइलर वगैरह नहीं है, इम्पोर्टेंट लेस इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट, पूरी बुक से पेपर बनकर आता है। बच्चे को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है जब थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएट देखा होगा। मतलब हमारे कितने स्टूडेंट हैं, सब राय रास्त पे लग गए, इनको भी बड़ी मुश्किल हुई है, बड़े इन्होंने चने के बिना लोहे वाले चने पे चबाए हैं, जब जाके अब ये तो आ गए ना, अब तो ये बीच समंदर में खड़े रहे सारे, पीछे जाते तो टाइम जाएगा, आगे बढ़ते तो और मेहनत करनी पड़ेगी क्वालिफाई होने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कर लो, अल्लाह बाद में किसी तरीके से भेज ही दिया होगा। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? ये बताओ भाई, अभी तक घूम रहे थे, लफंगागिरी कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। ये मैं बता दूं, 3-4 साल अपनी जिंदगी से बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दो। सोशल सबसे पहले इस चीज को अंदर कर लो, मतलब इधर थोड़ी, मतलब इस चीज का बिल्कुल कट डाउन कर दो। हम लोग जब पढ़ते थे हमारे पास सिखाया, आज तुम लोग बस ये आ गया मोबाइल, जिसको कहते हैं वर्ल्ड स्मार्टफोन, सबसे ज्यादा टाइम किल करता है। ऐसा ट्रैप हो गए कि इसके बगैर रह भी नहीं सकते, ऐसा दिया है ना हमारे तो हर चीज समझ लो, क्लास के स्केड्यूल से लेकर नोट से लेकर फलाना ढिमाका सब। यानी कभी घर वाले ने बोल दिया क्या हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते, तो कभी गुस्सा आ जाता है कि भाई हर वक्त थोड़ी हम फेसबुक या व्हाट्सएप देख रहे हैं, कभी हम काम भी तो कर रहे हैं। यानी सॉर्ट ऑफ स्मॉल छोटा जो है ये आपका पीसी बन गया है यार।
अच्छी जीबी का बड़े जीबी का ले लो तो उसी में से मेल हो रही है, उसी से रिप्लाई हो रहा है, उसी से फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी से पूरा देख रहे हैं। सिर्फ समझ लो जो नोट्स बनाने वाला काम है वो टाइपिस्ट कर देता है। इवन टाइपिस्ट जो नोट्स बना के देता है बच्चे वो भी हमें कंप्यूटर पे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भेजता रहता है। इस तरह आपका टाइप नहीं इधर से देख ले सही बनाया है, एंड आउट थोड़ा सा सोशल कम, बहुत कम, तो सक्सेसफुल हो गए। और एक दफा अगर हो गए तो फिर आसानियां ही आती है। ये बात है, मुश्किल है, नामुमकिन है। मैंने क्या बोला, मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बोल दो कि यार वो समंदर में जाना है या सातवें आसमान में रहना, ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है, सारी चीजें पॉसिबल, लेकिन मेहनत हो, लगन। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आज तक जितना पढ़ा जैसा उल्टा सीधा, पहली बात ये अभी भी हमारे पुराने सेक्शन का जो ये मतलब मार्च में 100% अटेंडेंस होती है बच्चे, कोई क्लास बंक नहीं होती, कोई फर्स्ट ईयर इंटर वाली क्लास नहीं है बच्चे, इधर तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास होती है। जब अगले साल अगली क्लास में आओगे तो कहीं का कहीं जहाज खड़ा हुआ होगा, तो खुद ही को बर्डनाइज होना पड़ेगा, पुराना भी रिवाइज करना पड़ेगा। ये अच्छा हो गया कि डे फर्स्ट से बिल्कुल आए हो, कहीं पे भी एडमिशन लो, चलते हुए सेशन में अगर कोई इमरजेंसी की तो एक अलग बात है, बनती कोशिश ये क्या करो कि डे फर्स्ट से क्लास में रहो। एक तो वैसी क्वालिफिकेशन मुश्किल, ऊपर जाओ जैनको बढ़ रहे मरते मुजाहिद के बीच में घुसेंगे हम और इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अबे तेरे जैन की हालात देख, तेरी खुद की हालत देख, होते 100 में 10 ऐसे होते हैं जो जिनको है कुरान बिल्कुल घर का माहौल ऐसा पढ़ने वाला हो, टाइट खतरनाक वाले आजकल गए नहीं, बल्कि मैं तो बोलता हूँ अब तो पोस्ट कोविड बच्चे आ रहे, अल्लाह माफ करे, सारी सारी पास वाले ऐसे जो पास हुए, इसका कहीं ना कहीं तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, मुश्किल होगी। एक साल में बच्चे पास हुए, क्या लग रहा है इतनी 100% दे दी साले, पूरे सबको 100 में से 100। अच्छा दिमाग में दुनिया में अगर रिजल्ट जाए, हार्वर्ड वगैरह वाले ऑक्सफोर्ड वाले परेशान थे, इतने महान बच्चे 100 में 100 सबके, 1100 में से 1100 बच्चे, अबे मतलब क्या एक नंबर की गलती हुई, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, बिल्कुल जायज सिस्टम। ये इस सिस्टम से हटके कोई दूसरे सिस्टम में आते इतने कड़क वाले जहाँ पे सांस लेने पे भी नंबर कट गए, धड़ फेल होते, इसलिए मुश्किल लगता है। पहले वाला ऐसे कंफर्ट जोन से आए हो, 5 ईयर से तैयारी करनी है, लास्ट ईयर जो आ गया वो नहीं पढ़ना है, इसके बाद वाले सारे सालों को पढ़ना है, और जवान भी बच्चे उसी से पेपर बना के भी दे रहे माशाल्लाह, और पास भी होते जा रहे हैं। तो ये भी नहीं है कि चेंज वेंज कर दे, रद्दो बदल कर दे। इधर तो हम जितना पढ़ाते हैं वो बस पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, लेस इम्पोर्टेंट मोर इम्पोर्टेंट, बस ये बोल सकते हैं यार बच्चे ने बोला था ये है। आप लोगों की जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लूं जरा सा, ये आपने काउंसलिंग सेशन दिया था तो बताया था पीआरसी के अंदर जो है 500 पेपर है, और 500 की 500 पेपर सीवी तुमने दिया था काउंसलिंग सेशन, आपका नाम और क्वालिफिकेशन बताओ। इस्माइल राजकुमार, राजकुमार क्या क्वालिफिकेशन है? मैथ्स कैसा है आपका? अच्छा, ज्यादातर जो मेडिकल वाले आते हैं उन्हें सर हमारा मैथ्स चलना बंद करे, तो मैथ्स का तो काफी काम होगा, लेकिन कोई प्री इंजीनियरिंग वाला मैथ्स नहीं है, कोई है प्री इंजीनियरिंग वाला लड़का? कोई याद है मैंने प्री इंजीनियरिंग करा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वो सब नहीं है, बस मॉड मास वाला मैथ्स आना चाहिए, ब्रैकेट कोएफिशिएंट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब कॉमन रूल और परसेंटेज, यानी परसेंटेज का बड़ा
आपका नाम? प्रिंजली। कहाँ से गया? क्या परसेंटेज है? साइंस में? ये अच्छी बात है। पेपर से या ऑनलाइन? फिर इधर कैसे आने का एक दिमाग बना? मतलब मिल सकता था सीख लेने में। किसी ने खानदान में गया इसलिए वगैरह फर्स्ट हो हमारे यहाँ पता है इस तरह ठीक है ये समझने की जरूरत है। कुछ नहीं गए कितनी परसेंटेज पे लेते हो कैसा कॉलेज? नेवी के जो पीएनए का माहौल है वही वाला माहौल लेते हैं स्टाफ से ट्रीट करते हैं सबकी होती है। उधर ही रहते हो? उधर ही 5 साल 5 साल से 8 से सेकंड ईयर तक वहाँ पे थे। तुम भी उधर थे? मैं सर 3 साल वहाँ था। मैट्रिक के बाद छुट्टी किया। यही सेम कॉलेज? यही सेम कॉलेज। फैकल्टी कोर्स है। मैट्रिक में 86 थी। इंटर में तो करा कोप अप नहीं करा वापस। मैट्रिक से ज्यादा सीए कर रहे हैं। इंटर में बीमार हो गया तो यहाँ पे शुरू कर सीए कर। ये है कि कंपैरेटिवली साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो एज कंपेयर टू कॉमर्स वाले थोड़े से मेहनती ज्यादा होते हैं। तो देखा गया हमारा बताओ कॉमर्स वाले इंटर कॉमर्स क्या है? क्या परसेंटेज आई? इधर ठीक है इंटर फिर इंजीनियरिंग ठीक है क्या परसेंटेज आई? चलो अच्छी एक मिक्स कॉम्बो बैठा हुआ है मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर कॉमर्स से लेकर तो मेहनत करोगे इंशाल्लाह ये वाले पेपर्स को कंपैरेटिवली बड़ा आसान। बस 2-4 ये चीजें याद रख लेना कि वो याद ये रखना है कि क्लासें 100% लेती है मेरा बेटा। अभी स्लो में थोड़ी सी क्लासों में पेस कम रहेगा स्लो रहेगा फिर बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता बोलना एकदम ब्रीक जो लेकिन प्री इंजीनियरिंग वालों को जैसे तुमने भी कोचिंग तो दिया हुआ होगा लेकिन इधर जो है ना सारे स्टूडेंट्स को एक बात भी बता दूं कि क्लासेस जो है वो मिनिमम 2 से 3 घंटे कोई कोचिंग की क्लास होगी मेरा बेटा जो 45 मिनट का रिपोर्ट करके तो और हर क्लास का एक हमारे पास स्केड्यूल होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है मतलब सिस्टमैटिक वे में चल रहा होता है। आपको नहीं लग रहा होगा कितने पुराने होंगे 20-25 साल से पढ़ा रहे इसलिए आप पहले तो पूरा लिख कर आते थे काम होगा ये क्या पढ़ी है क्या करना है। इस वजह से आप में से कोई भी नहीं आया एक भी नहीं आया सिर्फ एक आया मुझे पढ़ाना पड़ेगा पूरा यही बात है। मैं नहीं आया डेफिनेटली क्लास नहीं होगी until unless कोई अल्लाह का करे तो कंटीजेंसी कोई ना गारंटी हो जाए तो फिर कोई क्लास का वो किसी के साथ मिसहैप हो सकता है लेकिन आपको बिल्कुल एक क्रेडिट की तरह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की आदत होगी माशाल्लाह
रोज सुबह उठना है, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन भी उठना है और कल की क्लास का रिवाइज करना है। कोई आदमी से जॉब वॉब नहीं करता, जॉब करने का मामला इसमें पूरे दिन क्लास होती है, 5 पेपर्स हैं तो डिफरेंट 5 टीचर्स पढ़ाएंगे, तो कभी 3 की हुई, तो कभी किसी की 2 की हुई, तो किसी की 3 की हुई। ये बात समझ रहे नहीं? एक ये बड़ा गलत बच्चे लोग परसेप्शन लेते हैं कि सर कुछ छोटा मोटा काम के साथ नहीं, सीए के साथ काम नहीं हो सकता है, सीए के साथ जॉब नहीं हो सकती। और मैं ये कहूँगा आगे तो ये आर्टिकल्स, और आपको पता ही है कि जब कैट क्वालिफाइड हो जाते हो तो फिर आर्टिकल्स करने पड़ते हैं, यानी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो मुश्किल कम है जो अभी तुम अभी से लगे हो। क्या करो बस इसी हाल में एक अपना ऑब्जेक्टिव, एक तुम्हारा मिशन होना चाहिए। और मिशन क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 5 पेपर इंशाल्लाह 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 निकालने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या मिशन क्या है हमारी मिशन स्टेटमेंट? इंशाल्लाह उसके लिए जितनी मेहनत करनी हो, जितनी एफर्ट्स लगानी हो, जितनी भाग दौड़ करनी हो, सुबह उठो, स्केड्यूल बनाओ। ये सीए वाले बच्चे दूर देर देर तक नहीं सोते, इधर हमारे पास क्लास है 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 8:30 से भी हो जाती है। कभी कभार बच्चे मुझसे सलाम दुआ करके आते हैं, या सुबह 9:30 बजे क्लास स्टार्ट है, 9:30 से क्लास देते जाएंगे, टैक्स की है, FAR 1 की है, ऑडिट की है। तो माशाल्लाह मेरी उनसे आज मुलाकात है, 5 से 8 मेरी क्लास है सबसे लास्ट, 9 से 8 तक क्लासें हैं उनकी आज जवान के बच्चों की। कभी फीस भी मिलेगा, ये नहीं है जिस दिन आपका जो है नहीं है तो आपने जो है क्या कर दिया, घर बैठ के आपने जो है आराम कर लो, गलत। एक और बात, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस दिन जाकर आपको लाजमी लाजमी रिवाइज करना है, नेक्स्ट डे नहीं। ये सबसे बड़ा गलती है। सर अगर 10 बजे रात को घर पहुंचे तो जी हाँ 10 बजे के बाद करोगे। क्या करने का रिवाइज करेगा, मेरा तरीका अपना लेना अपने टीचर का, जैसे मैं करता था। पेंसिल लेना, ये जो तुम आपस में चैटिंग करते हो, कैसे हो KISA कैसे हो, तुम रोमन में लिखते हो, कहाँ है, जैसे तुम लोग उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं। तो आज का जो कोई टॉपिक पढ़ाया, कोई टेक्निकल चीज पढ़ाई, जैसे मैं तो 110% लिखवा देता हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज है जो बताइए कि इधर से परसेंटेज देके, इधर से माइनस करके, इधर से प्लस होगा, उसको अपनी हैंड राइटिंग में उर्दू में लिख लो अपने रजिस्टर में। यही बात समझ में? उसी दिन घर जाकर, यार आज तो बड़ी खतरनाक क्लास भाई, भूल जा रही थी, उसको उसी दिन जाकर लिख लेना, उसके पेज में उसकी समरी तशरीह लिख लेनी है, रोमन में या उर्दू में लिख लो, उस दिन लिखना जरूरी है वजह। फिर जब एक आध हफ्ते बाद कभी भी उसको रिवाइज करने के लिए बैठे तो जो तुमने अपने हैंड राइटिंग से उर्दू में, मैं बार बार बोला उर्दू में, इंग्लिश में, जिस तरह भी तो कन्वीनियंट हो, तो पूरी कहानी लिख देना। जो कहानियां लिखता है ना पूरी पूरी, क्या हुआ है, क्या टेक्निकल पॉइंट बताया है, वो कामयाब हो जाएगा। उसी दिन जाके करना है, नेक्स्ट डे नहीं बेटा, नेक्स्ट डे तो आधा भूल चुके होगे, सो के जब उठोगे ना, सो के जब उठोगे तो भूल चुके होगे।
अभी तो मैं इतनी खांसी भी हो रही है मुझे, तो जरा वो करो, इलाज करवा लो, दवाई दवाई दी, दवाई लो। अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास ये 5 पेपर्स है बेटा, सीबी पेपर्स है, कौन से पेपर्स है, कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन है, और इसके बाद जो है मेरा पेपर ये जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, कौन सा है बेटा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पेपर है। बाकी पीआरसी 1 का नाम मुझे, एक आपके पास कंटेंट बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, यानी राइटिंग स्किल वगैरह कम्युनिकेशन हो गया है, फिर एक आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड है यानी कि मैथ्स है, वो उतना भारी वाला नहीं है लेकिन अच्छा है, और इसके अंदर इंक्लूड हो गया स्टैटिस्टिक्स, क्या शामिल हो गया, मैथ्स और स्टैट्स मिलकर है। एक क्या इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है आईटीबी, इंट्रोडक्शन टू अलग है, और एक आपका पीओसी है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स है, या आईटीबी है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस थ्योरी है। समझ लो आज जो हम स्टार्ट लेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हारे को पीआरसी 5 के भी कवर हो जाएंगे जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर है। अपने टॉपिक का आगाज बिल्कुल जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा माइंड बनेगा, और खास तौर पर प्री इंजीनियरिंग बनूंगा, और कॉमर्स वालों को भी इतना शर्तिया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पक्का पता है कि इतनी डिटेल में आपको कभी भी नहीं पता होगा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा अपने टॉपिक को, एक वर्ड तुमने सुना होगा बिजनेस, यार आओ बिजनेस करते हैं, आओ यार कारोबार करते हैं, आओ यार धंधा करते हैं, धंधा भी बोलते हैं देवनी जबान में, पुरानी जबान में कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं। तो बता सकते हैं कि क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, उर्दू में बताओ, इंग्लिश में बताओ, कोई दिमाग, यार वो बिजनेस करते हैं कल, मेरे कजन का बिजनेस है, बिजनेस की डेफिनेशन, किसी चीज का भी बिजनेस करते हो, और कुछ अच्छा बताया, तुम्हारा नाम क्या है, हसनैन ने थोड़ा सा, तुमने भी बताया उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तुम बता दो कुछ, क्या बिजनेस के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ भी उर्दू में बता दे। बिल्कुल, तुमने तो बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल बॉटम बताया। आगे तो बता दो भाई, क्या नाम, तुम्हारा नाम क्या है, सकलैन, इन्वेस्ट करना। अच्छा, इनको क्या होता है कभी कभार, जब भी मैंने ये वर्ड और बिस्मिल्लाह करके, जो मेरा पहला दिन का टॉपिक है, तुम्हारा नाम क्या है, शादी, अभी मुझे नाम याद नहीं, कुछ दिनों बाद याद होंगे। मैं सबसे पहले बोलता हूँ ना डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बताओ, क्योंकि बोलता है सर खरीदो फरोख्त यानी बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक बताइए, डेफिनेशन की बताइए। किसी ने बताया प्रॉफिट लॉस सबसे ज्यादा, तुम्हारा नाम क्या है, जैन ने, जैन ने जो है बिल्कुल इसके बताया, उसने कंक्लूड कर दिया, मतलब प्रोफेशनल वे में डायरेक्ट उसने छक्का मार दिया एकदम तुक्का, बहुत अच्छा बताया, सही बताया। इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न लेना, तुमने भी यही बताया। तो कोई बोलता है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिजनेस कहते हैं, सर बाइंग एंड सेलिंग को, किसी ने बोला सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको बिजनेस कहते हैं। मेरा सवाल ये है कि सारी डेफिनेशनों के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो है बिजनेस की, लेकिन बिजनेस का मेन मोटिव, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक है, any activity for seeking profit, is called business. बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, क्या, एनी एक्टिविटी, दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, सर्विस हो, बेचना हो, लेन देन हो, फलाना दिमाग का, उसके पीछे एक ही इंटेंशन हो, नीयत, कायदे आज़ाद जिंदाबाद,
कायदे आजम यानी नोट। रिटर्न प्रॉफिट, एक और बड़ी प्यारी एग्जांपल है होते हैं, जरा और सुनना एक और एग्जांपल की डेफिनेशन। द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, लिखो आपको सारा अभी आज सुनना है। एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। प्राइमरी मकसद पहला, स्टार्ट प्राइमरी का मतलब तो पहला हो गया। द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। पहला मकसद प्रॉफिट, दूसरा मकसद प्रॉफिट, तीसरा मकसद प्रॉफिट। ये बिजनेस होता ही प्रॉफिट के लिए है। क्या मतलब, सुनते जाना। उसके बाद लास्ट में जो पेट में दर्द हो, जो इन्फेक्शन हो, सारे पूछ लेना, जितना पेट का दर्द। अभी बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मेरी चीजें रह जाएंगी। बेटा हम लोग बिजनेस सिर्फ एक नियत से करते हैं, और वो क्या है सकले, वन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। जरा और सुनो, वी आर नॉट अब्दुल सत्तार रेडी, वी आर नॉट सैलानी वेलफेयर, वी आर नॉट चीपा एम्बुलेंस। भाई हम ये चीपा एम्बुलेंस सैलानी वेलफेयर नहीं है। क्या हम जो है फॉर सीकिंग ह्यूमैनिटी, फॉर सीकिंग रिवर्स, यानी कि कोई मोहब्बत, भाईचारा, अखुवत, इसके लिए कारोबार नहीं किया जाता। बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है। पता चला पूरी दुनिया में दो किस्म के बिजनेस हैं। इसको और अच्छी तरह से बोल दो तो जरा देगा, पूरी दुनिया दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। आपकी इतना क्लियर कर दूं, हम जो पीआरसी कोड के अंदर अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो सारी प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में आते हैं एडी, सैलानी वेलफेयर, सारी एनजीओ देखी होंगी ना बाहर, जो फी सबीलिल्लाह खाना खिलाती है, कोई वो रिटर्न में पैसे। अब जरा और से सुनना, इसलिए दे फर्स्ट है बहुत ही जीरो, यानी वो समझ लो 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे को जो लेक्चर देते हैं वो दे रहा हूं अभी। मतलब मेरा कहने का कि सबसे बड़ा बुनियादी फर्क दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि इसमें हम कोई चीज बेचते हैं, इधर कोई चीज बेची, इसमें नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में। एक और बात, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल। हम कौन सा पढ़ेंगे, प्रॉफिट ओरिएंटेड पढ़ेंगे। लेकिन कभी इंटरव्यू में कभी सवाल कर लिया, तुम्हें पता तो होना चाहिए। दूसरी बात, हम तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलेंगे इधर गुलशन में, कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट यानी कि कोई होटल खोलेंगे और 500 रुपए का सिंगल बेचेंगे और उल्टी छुरी से सबको काटेंगे। हमारी नियत ये होनी चाहिए, हमारी प्रॉफिट में नियत कोई भाईचारा, अखुवत, सवाब, जजा, सजा, जन्नत, दोजख से नहीं है। बात समझ में आई है? क्यों? हमारा काम है टू अर्न प्रॉफिट, वो तो सीकिंग ह्यूमैनिटी को। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फर्क, ये तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी पे चलती है, डोनेशन पे चलती है, ज़कात, खैरात, लिल्ला वगैरह सब लोग देते हैं इनको। कौन? जनरल पब्लिक देती है, और फिर ये इनसे मदद करते हैं। कहां से पैसे लाएंगे यार, कुछ सोचो। ये क्या होता है, जो रमजान में ज़कात निकाली, कोई आपने सदकात वगैरह निकाले, वो सब से वो डिफरेंट एनजीओ देते हैं। कभी बाहर मुल्क से भी आती है, कोई जो है मुस्लिम मुल्क जो है कंट्रीज भी इनके हेल्प आउट करते हैं, यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में है यार, आपको पता है 80% जो है
जितनी भी ह्यूमैनिटी है वो सारी लोअर मिडिल क्लास है। 20% दुनिया में अमीर लोग हैं, जिसको तुम कह सकते हो। मतलब मेरा कहने का मोस्टली पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास में आती है ना। तो अब उसको ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करती हैं। खाना खिला दिया, कोई आपके वहाँ ओल्ड है एज होम जो है वो कुछ ऐसे बना दिए जिसमें जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है गरीब और बूढ़े अफराद जो रह रहे हैं, जिनके कोई नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले मैंने यूं कैटेगराइज करा, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो यूं कह सकते हो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस और एक है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के अंदर हमारी जो डेफिनेशन है, एनी एक्टिविटी याद रखा, टू सीकिंग प्रॉफिट, फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। लिखवा दूंगा भी बच्चे। अब जरा और सुनो, यानी हमें जितना भी अकाउंटिंग में पढ़ना है वो सारा क्या पढ़ना है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रॉफिट ओरिएंटेड। लेकिन नॉन प्रॉफिट का भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको एक अभी मैंने बता दिया, दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनती है। दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनती है, ये मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस? कोई बताएगा दुनिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस है? आपका नाम और क्वालिफिकेशन और कॉमर्स, साइंस, साइंस प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैथ्स कैसा है? कैलकुलेशन हो जाती है ना। What are the different types of business? दुनिया में कितने डिफरेंट है? हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी है, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अच्छा, इसको एक और भी वैल्यू दे दो तो मैं वापस से अपनी कंटिन्यू करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हसनैन ने मुझे बोला सर एक मुझे पंखा तो ला दीजिए यूज में, ताकि तुम्हें और भी जरा एग्जाम्पल अच्छी हो जाए। किसी ने कहा सर आपके बड़े ताल्लुकात हैं यार, कभी कोई अच्छा सा पंखा मिले सेकंड हैंड तो ला दीजिएगा। मैं एक दफा बाइक पे जा रहा हूँ तो एक रेडी पे एक कबाड़ी के पास जो है एक बेहतरीन सा पंखा दिखा मुझे। मैंने बोला भाई चलता हुआ है? बोला हाँ चल रहा है। मैंने हसनैन को उधर से फोन करा, मैंने कहा हेलो हसनैन तुम्हारा पंखा मिल गया है, मुबारक हो। बोला सर। अच्छा, मैंने जो है कबाड़ी से पूछा, बोला कितने का है? बोला 1000 का है। क्या बोला? मैं कहा हाँ भाई हसनैन मिल गया तुम्हारा पंखा। बोले सर कितने का है? मैंने कहा 1500 रुपए का है, ये 1700 रुपए का है। तो हसनैन ने ओके कर दिया, जी सर ले लीजिए। मैंने उस कबाड़ी को 1000 दिए, अपने घर लेकर आया, सर्फ के पोछे से अच्छी तरह उसको साफ कर दिया, साफ सुथरा हो गया बिल्कुल। उसके अंदर 100 रुपए का एक कैपेसिटर बदल दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 1000 रुपए उसको दिए, 100-200 रुपए का खर्चा कर दिया, फिर इसके प्रेमिसेस पे इसके घर पे छोड़ दिया और इससे कितने पैसे ले लिए? 1700 रुपए। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अभी ऐसा वेरी गुड सर, ये हराम नहीं है? तो पहले पढ़ा दो, एक बच्चा बोले सर हराम नहीं है। हराम है भाई। मैंने बोला 1700 रुपए का पड़ेगा आपको, चाहिए तो दो, नहीं चाहिए तो नहीं लो। अगर एक बात समझो, तुम लोग जो शॉपिंग सेंटर पे जाते हो, किसी भी आउटलेट पे गए, खाड़ीज पे गए, फलाना जे डॉट, तुमने उधर कुर्ता शलवार लिया से कितने का है? तुमने 4000 रुपए का बोला। बोले तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, बताओ कितने का पड़ा है? बताएगा खाड़ी वाला कि नहीं सच सच बता ये कितने का पड़ा है और इसमें कितना प्रॉफिट है? बोला भाई तुझे लेना है तो ले, नहीं लेना तो नहीं ले। नहीं यही बात समझ में मेरी।
चलो किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, उसने कहा भाई ये कितने का है, कितने का 120 का है, बोला सही बता तुझे कितने का पड़ा है, सबसे यही पूछते रहते हो तुम्हें कितने का पड़ा है, मैं तो इतने का ही दूंगा। बोला भाई अगर मैंने एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरा कुर्सियां बेचने का कारोबार है, इधर मेरे जो है आरके मॉल के अंदर ही कोई जो है शोरूम है और मैं कुर्सियां बेच रहा हूँ, सही है, मैंने 1000 रुपए की एक कुर्सी खरीदी है, 1000 रुपए की एक कुर्सी मैंने ये परचेज करी है। ओके सर, देन व्हाट नेक्स्ट, आगे बढ़े, मुझे इधर का किराया देना पड़ेगा, मुझे इधर का जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं, मुझे जो सेल्समैन है उसकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, और फिर मेरे बीवी बच्चे भी तो है, मेरा बेटा मैंने ये काम शुरू क्यों करा है, एनी एक्टिविटी फॉर टेकिंग प्रॉफिट। अगर मैं 1000 रुपए की कुर्सी 1000 रुपए में ही बेच दूं तो माशाल्लाह मैं करूंगा क्या। हर कोई मुझे कसम देके पूछ लेता ये कुर्सी ली कितने की आपको बता दो, बल्कि यूं समझ लो 1000 रुपए की तो मैंने बोल्टन मार्केट से ली थी, ओल्ड सिटी एरिया से, होलसेल से, और ओल्ड सिटी एरिया से इधर लाने के मैंने उल्टे 5000 रुपए का किराया भी दिया था। भाई सारे पैसे मेरी जेब से ही तो जा रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे, तो मैं वो कस्टमर से लूंगा, मैं क्यों बेयर करूंगा। मेरा सवाल ये है कि जब भी आप कोई चीज बेचेंगे तो उसको प्रॉफिट पे ही बेचेंगे। हाँ, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट ना रखें कि सामने वाला कस्टमर ना खरीदे। मिसाल के तौर पर आपने एक जो है पेंसिल मैन्युफैक्चर करी है, जो बच्चों की पेंसिल हर बार कितने की है, 10 रुपए की है, 20 रुपए की, आपने एक महान पेंसिल निकाली माशाल्लाह, बोले बस जिसको चाहिए 5000 की है, ताकि सामने वाले का सांस ही बंद हो जाए कि 5000 रुपए की पेंसिल, बोले मेरी मर्जी, तो नहीं जैसे चला था मेरा जिस्म मेरी मर्जी माशाल्लाह, बोले भाई मेरी मेरी पेंसिल है, मैं 5000 रुपए में बेचूं, 10,000 में बेचूं, बेटा एक पेंसिल भी पूरी जिंदगी है ना, कयामत आ जाएगी कोई नहीं खरीदेगा। कभी कभार स्टूडेंट्स पूछते ना सर जितना प्रॉफिट रखना चाहो रख दो, ये बेटा जो दिल में चाह रहा 1 करोड़ रुपए की रख दे पेंसिल, 10 लाख रुपए की एक कॉस्ट लगाते हैं, क्यों नहीं रख सकते हायर प्राइसेस, कंपटीशन इतना है, हमारा प्रोडक्ट छोड़ के कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट ले लेंगे, सारी चीजों को साथ चलने में चलना है, और दिमाग में आता है यार दादा जबरदस्त, जितना प्रॉफिट कमाओ रख दो, तुम 5000 रुपए का एक बर्गर रख दो। हाँ, बल्कि तुमने ये जरूर सुना होगा शायद, इतना तो मेरे ख्याल से तुम लोग इतना तो अवेयर होगे, इतना गांव देहात से तो तुम लोग भी नहीं आए हो, इतना तो मार्केट देखी हुई है तुमने, दुनिया देखी हुई है कि कोई नया प्रोडक्ट जब आता है तो उसकी प्राइसेस कम रखते हैं ताकि कस्टमर और अट्रैक्ट हो, पता है नहीं पता? कोई नया प्रोडक्ट जब आता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, ये सब पता होना चाहिए, तुम चीजें जब देखते हो तो तुम्हें ये अवेयर होना चाहिए कि सर की बातें कहाँ का रिफ्लेक्ट हुई है, तुमने नहीं देखा, ये बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे कह रहा हूं मैं। अब आज के बाद तुम्हारी देखने की निगाह जो है बिल्कुल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, रोडों पे जो है फ्री सैंपलिंग बांट रहे होते हैं कभी कभार, तो उनको कॉस्ट लग रही है, बेतहाशा कॉस्ट लग रही है, कभी घर घर आके हमारे घरों पे मसाले और कुछ पाउच देके जाते हैं किसी चीज के कंपनी वाले, कभी जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे देके जाते हैं, ये प्रमोशन ही तो है मेरा बेटा। मतलब मार्केट से आप लोगे सर्फ एक्सेल, अभी कल परसों की बात है, सर्फ एक्सेल वाले आए हुए थे मोहल्ले के अंदर, मतलब बाहर मेरा ख्याल पता नहीं 700 या 1000 रुपए का है, अल्लाह ने जाने, इधर आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस में 1 kg का जो है 700 रुपए का दे रहे हैं या 800 रुपए का, 200 रुपए का फायदा। अब वो डिटर्जेंट अगर आपके घर में यूज होता है और हर महीने आता है, आपने ले लिया कि यार चलो 200 रुपए का फायदा घर पे ही देके जा रहे हैं कंपनी वाले,
कंपनी ये थोड़े थोड़े दिनों बाद प्रमोशन निकालती रहती है ताकि हमारे मार्केट में चीजों की एक सेल है और सब लोग जो है इससे जो है हमारी गुडविल बनती है। कोई नया आपने जो है जूस निकाला, इंट्रोड्यूस करा, कोई ड्रिंक निकाली, आप फ्री सैंपल में बांटते हो सबको, उसका टेस्ट चेक करवाते हो ताकि लोग ले फिर। कोई नया कुकिंग ऑयल आता है, कोई नया घी आता है, लोग घर पे इतना एक एक आधा पाव का पाउच देते हैं। और मैं एक और मजे की बात बताऊं, उस सैंपल के अंदर तो मैं बोलता हूँ सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है क्वालिटी रखते हुए अपने उसको यूज करें तो आदमी बोलते यार क्या जबरदस्त चीज है। तो यही बात समझे, यानी वो बहुत ही ज्यादा खालिश होती होगी। वजह ये है, मुझे अच्छी तरह याद है कई साल पहले, मुझे तो वो डेट भी याद नहीं है, एक कुकिंग ऑयल आया इतना सा, घर में आधा पाव का पाउच है, कोई दे के गया, ऐसा हाइजीन वाला कुकिंग ऑयल आया था घर पर, सैंपलिंग देकर आए थे, उससे थोड़ा सा बनाया तो वो वाकई बड़ा लाइट था, बहुत ही उसकी खुशबू अलग डिफरेंट कुकिंग ऑयल हुई, और उसी पैसों में था जितने में दूसरे कुकिंग ऑयल आते थे। फॉरेन फैमिली वालों ने बोला अब नेक्स्ट मंथ से यार ये वाला लेकर आएंगे। यानी ये चीज जो मेरे घर पे तकरीबन 10-15 साल से आ रही थी, 10-15 साल से एक कंटिन्यूस एक कंपनी की चीज आ रही थी, एक आधा पाव के पाउच से कुछ बनाया, सबने टेस्ट करा, डिफरेंट फील हुआ, वो भेजा जाता है, फिर उसका जो नया प्रोडक्ट लाया उसमें इतनी जान नहीं थी माशाल्लाह, जब खरीद के लेकर आए तो। या हो सकता है शुरू के दिनों में कंपनी ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखी हो, और डेफिनेटली जब वो क्वालिटी मेंटेन रखेगा तो उसका कस्टमर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये है कि उसको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा होगा। नहीं आई बात समझ? इतनी हाईली जो है, इतनी नेचुरल चीजें और इतनी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है कि उसको कॉस्ट नहीं, उसके बेयर नहीं हो रही है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है बच्चे कि शायद शुरू में तो कंपनी लॉसेस भी कर देती होगी लाखों रुपए में प्रोडक्ट को चलाने की। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे सारे पढ़ने की चीजें, और ये बार बार बोला तुम्हारे साथ साथ आई ERC 5 भी कवर होकर जा रहा है, यही सारी बातें, उधर थ्योरी है इधर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन हमारे पार्ट का ही पार्सल है, यानी ये चाहे कुछ हो हमें बनाना पड़ता है। पेप्सी का नाम देखा होगा, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, पेप्सी ड्रिंक, तो बेतहाशा चलती है, कितनी चलती है ड्रिंक्स, लीटर 1.5 लीटर 2.5 लीटर, अनगिनत ड्रिंक चलती है। मैं कहता हूँ आज अगर कोई ड्रिंक वाला कोई नया कोई प्रोड्यूस करता है, उसको इतनी खतरनाक मेहनत करनी पड़ेगी इसमें तो उसको कंप्लीट करने के लिए। कोक जैसा पीछे हो गया हमारे एशिया में पेप्सी ज्यादा चलती है और कोक, और बाहर यूरोपियन कंट्रीज में कोक ज्यादा चलती है और पेप्सी। तो अपने पाकिस्तान में मिला, अपने कराची में देख लो, पेप्सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोक, ना होने के बराबर है कोक, याद रखना ना। मैं बताऊं दोनों की सेल्स का कंपैरिजन नहीं है, पेप्सी इतना हाई, इतना मार्केट में मार्केट कैप्चर करी हुई है। अब वो तुम एडवर्टाइजमेंट से कहो, अट्रैक्शन कहो, ये पूरी अलग दुनिया है कि किस तरह से कस्टमर को एंगेज रखा जाए। क्यों? ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ह्यूमन साइकी है, थोड़े थोड़े दिनों बाद उसका दिल जो है भर जाता है, वो नई चीज की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कंपनी को पता चलता है अब ये हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला है, उससे पहले ही डिजाइन कलर वगैरह चेंज कर देता है, एडवर्टाइजमेंट कुछ नई दे देता है, कोई नई सेलिब्रिटीज के साथ टिक्के शिक्के के साथ पेप्सी को दिखा देता है। बात समझ आ रही है?
मेरा लिए तो तुम एमबीए के अंदर जो है मार्केटिंग के अंदर इसकी बड़ी डिटेल है जबरदस्त। मैंने एमबीए भी करा हुआ है, एमकॉम भी किया हुआ है, मैंने 3 मास्टर्स किए। तो एक सीए तो खैर है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत लंबे बातें सारे पढ़ते पढ़ते इतने हो गए। पढ़ने के बड़े फायदे हैं, बस शर्त ये है कि आप पढ़ लो, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये तो मैं एक बात कह रहा था कि बिजनेस की नेचर क्या, उसमें प्रॉफिट क्यों रखा जाता है, वरना वो चीज चलेगी नहीं। Any activity for seeking profit is called business. फिर दूसरी बात ये आ गई कि what are the different types of business. तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने यानी एक्सपर्ट ने बताया कि दुनिया में 3 किस्म के बिजनेस हैं, टोटल 3 किस्म के पूरी दुनिया में, चौथा कोई और बिजनेस नहीं है। नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या नाम है? मैन्युफैक्चरिंग, नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस। क्या नाम है? ट्रेडिंग बिजनेस। नंबर 3 सर्विस बिजनेस। चौथा कोई बिजनेस नहीं है। सर क्या मतलब? दुनिया का हर इंसान जो भी कमा रहा है, यानी कि जॉब कर रहा है या पैसे ला रहा है घर पर, उस पैसे लाने की जो इनकम ला रहा है या प्रॉफिट ला रहा है, वो इन 3 किस्म में से किसी एक में जरूर होगा, चौथा और कोई नहीं है। पहले टाइप के बिजनेस का नाम है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्या नाम है? नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चर करना। पहले समझाओ जरा, देखना। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल लेंगे, लेबर रखेंगे, डिफरेंट एक्सपेंसेस करेंगे टू मेक अ प्रोडक्ट। इस मार्कर को बनाना है तो प्लास्टिक चाहिए होगा, इंक चाहिए होगी, टिप चाहिए होगी, कवर चाहिए होगा, बैक कवर चाहिए होगा, अंदर स्पंज चाहिए होगा, इसके अंदर इंक होती है। और सबसे बड़ी बात, इसको कौन लेबर बनाएगा, और फिर इसके लिए फैक्ट्री चाहिए होगी, फिर बहुत सारी जो है मशीनें लानी होगी। क्या ख्याल है? जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, क्या मतलब? इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, labor and different expenses to make and after making that product we sell out at above cost. आखिरी काम नहीं भूलना। And after making that product we sell out at, जितनी भी कॉस्ट लगी है इस पर, उससे ज्यादा ही महंगे दामों में बेचना, कोई तो बिजनेस है। कोई भी चेयर बनाने का कारोबार हो, मार्केट बनाने का कारोबार हो, फर्नीचर बनाने का कारोबार हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने का कारोबार हो, कहा जाता है मिलियंस और बिलियंस रुपीस की जरूरत होती है। नानी जी का घर नहीं है फैक्ट्री लगाना, अरबों रुपए की बात है। सबसे पहले तो फैक्ट्री चाहिए मेरा बेटा, फैक्ट्री तो पहले लाओ। कहाँ से? साइड एरिया में, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में। सर पैसे ही कंगले हैं, अल्लाह माफ करे, फकीर चल रहे हैं। किस पे लेना पड़ेगा? किराए पे लेनी पड़ेगी। किस पे? किराए पे। 5-10 लाख रुपए किराया होगा, तुम्हारी क्या समझेंगे? 500 रुपए किराया होगा, अल्लाह माफ करे, लाखों रुपए में किराया है। प्लस चलो भाई फैक्ट्री ले ली, अब क्या है? मशीनें लानी पड़ेंगी, लाइट का काम करवाना पड़ेगा, लेबर रखनी पड़ेगी, मटेरियल लाना पड़ेगा। सर पैसे ही कंगले हैं, अल्लाह माफ करे। हमारा काम बहुत बड़े जाइंट लोगों का काम है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मिलियंस और बिलियंस रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? पहला क्या हो गया? टेक्सटाइल मिल, ये कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां हैं, गारमेंट्स बनाने की फैक्ट्रीज हैं, शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। ये सारी जो बेस्ट एवर एग्जांपल है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसकी एग्जांपल है। दूसरा है ट्रेडिंग बिजनेस। दूसरा क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस।
In trading business, first we purchase the finished goods. सबसे बड़ा फर्क ये है कि ट्रेडिंग बिजनेस में हम कोई चीज बनाते नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग वालों से खरीद लेते हैं. In trading business, first we purchase the finished goods from the manufacturer and then resell it above cost. दुनिया का सबसे आसान तरीन कारोबार ट्रेडिंग बिजनेस. दुनिया की किसी बुक को उठा के देख लो जाकर, दुनिया का सबसे आसान तरीन कारोबार ट्रेडिंग बिजनेस. आपके सामने एग्जाम्पल, इम्तियाज स्कूल गए होंगे, कभी गए हो, जाने का इत्तेफाक हुआ है? क्या लग रहा है? इम्तियाज वाला और उसकी बीवी बैठ के रात को सब बनाते रहते. सारी दुनिया जहां की कंपनियों से सामान खरीद लिया और उसको अच्छी तरह डिस्प्ले पे रख दिया, लेकिन बस बल्क क्वांटिटी में खरीदा है तो डिस्काउंट देता है. तो ये बात समझो. चेज वैल्यू का नाम देखा होगा, चेज वैल्यू. नहीं चेज वैसे देख लो, जैसे गाँव देहात से आए हो, मैक्रो, नाइट, इम्तियाज, मैक्रो, चेज वैल्यू, ये सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं. बेस्ट एवर एग्जांपल है ट्रेडिंग बिजनेस की. कोई एक चीज भी नहीं बनाता घरों. कई तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं हम खुद बनाते हैं. सारी दुनिया जहाँ की फैक्ट्री वालों से सामान ले लेते हैं, लेकिन क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट में लेते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट. किससे लेते हैं? मैन्युफैक्चरर से. किससे? इनसे बनाते हैं. जो बनाते हैं चीज को. अब मेरा एक दिमाग को सोचो, जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी होगी उसने उसमें प्रॉफिट रखा होगा कुछ ना कुछ. प्रॉफिट के बाद तो कारोबार ही है ना भाई, भूल दिया, खत्म हो गई बात. उसने कुछ प्रॉफिट रखा होगा, कम कर दिया होगा, लेकिन रखा जरूर होगा. किसने? मैन्युफैक्चरिंग वाले ने. मैन्युफैक्चरिंग वाले से किसने लिया? इम्तियाज वाले ने. हमारे समझ में आ रहा है? सो तो नहीं रहे. इम्तियाज वाले ने उसके ऊपर क्या रखा अपना, और उसको प्रोडक्ट को बेच दिया हम जैसे कस्टमर्स को. भाई मैन्युफैक्चरिंग वाले ने जितने का प्रोडक्ट बनाया जैन, उसके अंदर क्या ऐड करा होगा? प्रॉफिट. साथ रहो भाई, इधर दिमाग रखो. कोई सवाल हो तो भी जब मैं बोलूं तो फिर जो पेट में दर्द हो सब बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा. जो भी चीज मैन्युफैक्चर करता है उसके अंदर क्या रखता है? प्रॉफिट. बिजनेस की डेफिनेशन है. उससे लेकर आता है ट्रेडिंग बिजनेस वाला, रिटेल स्टोर वाला, तुम्हारे घरों के पास जितने भी दुकान वाले हैं, इन्होंने कंपनी वालों से तो खरीदा है यार. कंपनी वालों ने इसके ऊपर प्रॉफिट रखा है, फिर दुकान वाले अपना प्रॉफिट रखते हैं और फिर हमें बेचते हैं. कुछ बात समझ में आई है? नहीं आई है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम कोई प्रोडक्ट को बनाएंगे और इसके बाद बेचेंगे होलसेलर वालों को, रिटेलर वालों को, डिपार्टमेंटल स्टोर वालों को. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले. फिर ट्रेडिंग बिजनेस वाले क्या करते हैं? बनी बनाई चीज खरीदते हैं. बनी बनाई. मेरे ख्याल से ट्रेडिंग बिजनेस वाला सिर्फ एक काम करता है, शाजिद नाम क्या नाम? शाजिद सिर्फ एक नया प्राइस टैग लगाता है. इम्तियाज वाला कोई काम नहीं करता होगा सिवाय उसके जितने भी बंदे, जितने भी लड़के काम कर रहे होते हैं, हाउ मे आई हेल्प यू लिखा होता है पीछे, लल्लू घूम रहे होते हैं. देखा है ना? तो काम यह है कि जैसे ही सारे शेल्फ खत्म हो तो वो जो है स्टोर से, गोडाउन से भर भर के चीजें सेट कर रहे होते हैं. इतनी तेजी से वो माल जो है बिक रहा है, उसको सेट भी तो कर रहे हैं. मेरा सवाल है,
देखिए देखो, मैं जब बाहर जाता हूँ, मैं अपने जो है दिमाग थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को वॉच कर रहा हूँ। खासतौर पे इम्तियाज की ट्यूशन वाला अगर देखा हो, जाने के इत्तेफाक हुआ है। ठीक है, तो कोई पता है फैमिली तो मंड के शॉपिंग, ये दाल वो दाल थैली में, हमारे तो पैसे डाले होते हैं, कार्ड तो हमारा चल रहा होता है ना। तो मैं जब तक इंटरव्यू कर लेता हूँ सबसे, 100 लड़के काम करते हैं इधर, इस इम्तियाज में। वर्कर बोल रहा, ऊपर का ऑफिस का तो बोल ही रहा, कैशियर पे कैश काउंटर पे नहीं बोल रहा, तो नहीं मुझे लगा रहे, किसी को पकड़ लेता, हाँ भाई इधर चंपू, जी सर, बोलता हाँ भाई तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह पूछ दे रहा हूँ, सर आपने क्यों पूछी, ताकि जरा सा पता चले कि भाई बोले सर 18 से 25 हजार के दरमियान सबकी अलग अलग तनख्वाह है, लेकिन कम से कम 18 से 20 है। 100 लोगों को मल्टीप्लाई कर दो 20 हजार से हर महीने की, सोच लो। अच्छा, अंदर देखा होगा बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर लगे हुए, 8-10 लाख रुपए का महीने का बिल आता है लाइट का। ये सारे खर्चे कौन अबू देंगे या हम देंगे? तो हमसे ही तो लेगा, और किससे लेगा? नहीं आई बात समझ में? कैश काउंटर पे जितने बंदे बैठे हो उन सब की मरे से मरे 25 हजार रुपए तनख्वाह है, 12 घंटे की ड्यूटी। फिर देखा होगा उसके साथ एक बंदा हेल्पर जो सारा सामान भी भर भर के दे रहा होता है थैली में, एक कैश काउंटर पे बैठा होता है, एक भर रहा होता है, देखा है ना? ऐसा लग रहा है गाँव देहात में बात कर रहा हूँ, देखा तो है ना? यस सर। सिर्फ एक आइडिया जनरेट करवाना चाह रहा हूँ। देखा तो हमने सदियों से था, आज तक कभी गौर और फिक्र नहीं करा था कभी इतने सारे खर्चे भी हो सकते हैं। बाहर देखोगे बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए होते हैं, देखा तो होगा शायद। बेटा इन सबकी तनख्वाहें देनी है, तो ये नहीं है कि एक साल में एक दफा देनी है, पूरे 12 महीने देनी है। लाइट का बिल हर वक्त आएगा, गैस का बिल हर वक्त आएगा, मेरी बात समझ रही है नहीं? और मेरे ख्याल से उसका कोई मैनेजर भी होता होगा, और मेरे ख्याल से हर फ्लोर का अलग मैनेजर होता है, हर कैश काउंटर के पास अलग एक मैनेजर घूम रहा होता है। मेरे ख्याल से कोई फ्री में तो काम नहीं कर रहा होगा मेरा बेटा, सबकी भी तो तनख्वाहें निकाल रहा होगा ना यार। अब इस मॉडर्न एरा के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस भी बहुत बड़ा जाइंट हो गया है। पहले कहते थे सबसे कम पैसों में स्टार्ट करने वाला बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस। क्या करना है, एक दुकान ले लो अपने घर के पास किराए की 5-6 हजार रुपए की, घर के अंदर गली के अंदर कोई भी हो, साफ सुफ करवाया उसको, उसके ऊपर शेल्फ लगवा दिए, और सारी जो है कंपनियों से माल जो है ला के डिस्प्ले पे रख दिया, दूध तो आटा तो फलाना तो मसाले तो सब कुछ, चलो वही कारोबार स्टार्ट। और वो एक अलग बात है कि वो अंदर की तरफ दुकानें कितनी चलती है और कितनी, मेरी बात समझ रही है नहीं? वैसे जब से डिपार्टमेंटल स्टोर से खुले इम्तियाज चीज वगैरह, तो हमारे घर की तरफ जो ट्रेडिंग बिजनेस वाले छोटी छोटी दुकान वाले जो है, इनका बड़ा मुश्किल हो गया अब कारोबार करना, इसलिए कि हर कोई बड़ी जगह पे जा रहा है, कुछ लोग तो घूमने भी चले जाते हैं, माशाल्लाह चलो इम्तियाज ठंडी हवा आएगी, तफरी करने चले जाए। जो लोग अपने घर के करीब से सौदा सर्फ लेते थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी सेल तो कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही? अगले 5-6 सालों में बड़ा खतरनाक रिस्क है, पता है तुम्हें? ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। और भी डिपार्टमेंटल स्टोर जितने खुलते जाएंगे, बिनाशिन भी है, देखा होगा बिनाशिन का नाम देखा होगा, सारे बड़े बड़े जाइंट, आप भी 2-4-5 लोगों ने मिलकर एक बड़ी सी जगह ली और डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया।
लेकिन अब पैसे चाहिए। हाँ, लोगों को काम ही नहीं रहा, क्या समझ रहे हो? लेकिन मेरी बात समझ में आ गई है, ट्रेडिंग बिजनेस का अंदर क्या होता है, आप बनी बनाई चीज खरीदते हैं, अब बनी बनाई और उसको बेच देते हैं। और तीसरा जो कंसर्न है वो आपके पास है, शुरू के दोनों में आपका कोई प्रोडक्ट होगा, कोई गुड्स होंगे, कोई चीज होगी, आइटम होगा। और तीसरा वाला जो सर्विस कंसर्न है उसमें कोई भी फिजिकल गुड्स, आप अपनी खिदमत दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, सुबह 9 बजे आपका ड्यूटी टाइम है और शाम को 7 बजे 8 बजे तक होते हो। उस ऑफिस का सारा पेंडिंग वर्क करते हो, जो बोलते हैं वो तुम फाइलें वगैरह कंप्यूटर पे जो भी है सब काम करते हो। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ तुम्हें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अगर आपके फादर जो है डॉक्टर है, क्लिनिक में बैठते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो क्या वर्क है? प्रिस्क्रिप्शन लिख दी और उससे क्या दे दी? फीस दे दी। मेरी बात समझ में? आपके अगर फादर इंजीनियर है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आपका भाई किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं पे जॉब करता है, सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे आता है, जो भी ऑफिस के काम है वो सारे करता है, सर्विस कंसर्न। आपके फादर अगर बैंकर है, बैंक में जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को रात को आते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या मिलती है? अब मेरा एक मासूमाना सवाल है, तुम्हारा नाम क्या है? इस्माइल। इस्माइल, मेरा सवाल है, इन 3 चीजों के अलावा दुनिया का कोई चौथा कंसर्न ही नहीं है। तो दिमाग लगा दो, अगर तुम्हारे दिमाग, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, तो आप कौन से कंसर्न में आए बताओ? सर्विस। अगर तुम्हारा कोई ट्रैवल एजेंसी का काम है तो फिर किस चीज का है? जो तुम एयर टिकटिंग बुक करके दे तो सर्विस। अच्छा, एक काम बताओ जरा, देखा होगा हमारे घरों के पास स्टेट एजेंसी वाले लड़के घूमते हैं, जो घर को किराए पे दिलवाते हैं या घर बिकवाते हैं। ना उनका घर होता है माशाल्लाह, ना उनके पैसे होते हैं, दोनों पार्टीज को आपस में मिलवा देते हैं। अगर डील फाइनलाइज हो जाती है तो कमीशन दे देते हैं। दुनिया में इस 3 कंसर्न के अलावा कोई चौथा कंसर्न है ही नहीं। हर दुनिया का इंसान इन 3 कंसर्न में से किसी एक में कंफर्म इन्वॉल्व होगा, चौथा कोई कंसर्न ही नहीं है। कौन कौन सा? अगर आपके फादर की कोई फैक्ट्री है, मैं अभी बात नहीं कर रहा दैट की छोटी बड़ी बहुत बड़ी, बात किस में आएंगे वो? मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपके फादर की किसी चीज की शॉप है तो, और अगर आपके फादर जॉब करते हैं तो, कोई दिमाग में आ रहा है कि सर ये चीज कहाँ पे जाएगी? एक लड़के ने कहा सर ये बताइए, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट का बिजनेस किस चीज में आया? सर्विस भी और मैन्युफैक्चर भी करके दे रहा है, हम उधर ही बैठ के खा रहे हैं, नहीं यही बस। अगर तुम उधर ही बैठ के खा रहे हो डाइन इन, तो मैन्युफैक्चरिंग भी और सर्विस भी हो गया, सर्विस भी देता है वेटर लाकर। और अगर टेक अवे लेके जा रहे हो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया। कुछ समझ आया है? चौथा कोई कंसर्न ही नहीं है पूरी दुनिया में। टीचर्स, प्रोफेसर्स, आर्किटेक्चर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सब किस में आएंगे? वेरी गुड, सर्विस कंसर्न। जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जितनी भी आउटलेट्स हैं, ये किस में आएंगे? ट्रेडिंग। बनाते नहीं है, बनी बनाई
खरीदते हैं और बेच देते हैं। अच्छा टेलर किसमें आएगा? टेलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर टेलर खुद अपना कपड़ा ले और खुद टेलरिंग करे और इसके बाद में बेचे तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अगर आपने कपड़ा दिया है और उससे सी कर दे रहा है, सर्विस बिजनेस है। ये समझ में? पायलट है, पायलट सर्विस बिजनेस जॉब करता है भाई, सैलरी मिलती है। पायलट जो हवा जहाज उड़ाते, जो बस ड्राइवर है, कंडक्टर है, और ये तो और दिमाग में आ रहा है कि डकैत किसमें आएंगे? डकैत किसमें आएंगे? और सर्विसेज दे रहे हैं। बात समझ में आई है नहीं? आपके फादर क्या करते हैं? कारपेंटर है। क्या हो गया ये? देखा, आज तक थे लेकिन आज तक पता नहीं था कि कौन से कंसर्न में आते हैं। मेरे फादर बैंक में जॉब करते थे, रिटायर हो गए, तो वो किसमें थे? पुलिस ने ही काम करा। तुम बताओ भाई, तो किसमें हुए ये? यही बोलते थे स्टील में मेरे अब्बू की है। ये आपके फादर सर्विस कंसर्न, आपके फादर चलो भाई वगैरह रिटायर हो गए तो सर्विस कंसर्न। तुम बताओ भाई क्या बिजनेस है? किस चीज का? वाह इधर तुम अरे वाह, यहाँ पे बाहर बाहर में पंजाब में तो उसको रेंट पे देते हैं, यानी कि वो जमीन को रेंट पे देते होंगे और उसके रिटर्न उनको जो है पैसे मिलते होंगे। उन्होंने अपनी जमीन बेची नहीं है, वो जो जमीन है इसके ऊपर भी बच्चे का भी पूछते हैं, बहुत सारे पहले भी एग्जाम्पल है। तो बोलते हैं सर वो हम लोग जो है इसी तरह का है कि ऐसा है वो काश्तकारी करने के लिए देती है उसको एक फसल के लिए, तो उसका सारा खर्चा वर्चा होता है, लेकिन वो पैसे आपको फादर को देते हुए इसकी जमीन उनकी होगी। क्या ख्याल है? यही है, तो ये सर्विस कंसर्न आएगा। तो हमारी बात पक्का? अच्छा ये मुझे बताओ, अगर घर बना बना कर बेच रहे हो, फ्लैट्स बना बना के बेच रहे हो, तो ये किसमें आएगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्लस लेकिन तो मैन्युफैक्चर करके बेचो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, बनी बनाई चीज को खरीद के थोड़ी बेचो। नहीं आप खुद बना रहे हो, आप खुद भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका इस्माइल ने बोला, इस्माइल का शोरूम है बाइक्स का। बेटा बाइक के इस्माइल के फादर नहीं बनाते, बनी बनाई बाइक आती है कंपनी की तरफ से। तो यही बात समझ में? मैन्युफैक्चरिंग तो एक अलग बड़ा प्लांट लगा होगा कंपनी का कहीं पर, उधर से बिल्कुल तैयार बाइक आती है, ये फादर उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। मेरे ख्याल से सबको अच्छी तरह समझ में आ जाओगे इंशाल्लाह। हमेशा के लिए 14 कोई कंसर्न ही नहीं है। पूरी रात सोचना, पूरी रात यार सबसे पहले इसका क्या? अच्छा रिपेयरिंग वगैरह किसमें आएगा? सर्विस। तो यानी कोई मोबाइल खराब हो गया, 4,000 रुपये लगेंगे, ये फलाना दिमागा ये चेंज होगा, और हमें पता है भी या नहीं है, पर बोला 4,000 होगा। एक बात क्या है? सर्विस बिजनेस क्लियर हो रही है बात? पक्का? कोई दिमाग में कोई दिमाग में खाया खाबो ख्याल में कोई दिमाग में कोई चीज आई हो गया, सफेद कोई पॉइंट, कोई क्लू, कोई चुटकुला जो अभी तक पढ़ा है वहां तक? हाँ एक लड़के सर हम बिजनेस करते हैं ना, लॉस भी तो हो जाता है।
बच्चे ने सीए के रखते हैं, सर हम कारोबार स्टार्ट करते हैं तो लॉस भी तो हो जाता है, हो जाता है, 100% बात है। लेकिन मेरा एक छोटा सवाल ये है, हमने अभी मेरे ख्याल से बिजनेस लॉस के लिए स्टार्ट करा, वो तेरा नसीब है। तो यही बात समझे, दुनिया को कोई पागल से पागल आदमी को खड़ा करो, पागल से पागल दीवाना, और बोले यार आओ कारोबार करते हैं, यार कोई काम करते हैं। सबकी इंटेंशन एक ही होती है कि पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो एक अलग बात है कि शुरू के दिनों में क्या हो गया, लेकिन इतनी जल्दी बिजनेस सेट, मैं ये कहता हूँ 1-1.5 साल तक बिजनेस सेट नहीं होता, बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं। आपको कारोबार करने का बोला किसने, बड़ा मसला ये बिल्कुल सही कह रहा है। असल में मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन भी, 20-25 साल से मेरा कारोबार भी है और पढ़ाना मेरा पैशन है, पे शौक है, आज की नहीं है 25 साल से। लेकिन मैं सिर्फ जाता हूँ उधर, मैं सिर्फ अकाउंटिंग करता हूँ, यानी हिसाब किताब। लेडीज कपड़ों का है तो मुझे लेडीज के कपड़ों के बारे में उतना आइडिया नहीं है ना यार, क्या है, कौन सा कलर है, क्या है, मामू के साथ पार्टनरशिप में। लेकिन ऐसे हाँ उसकी हिसाब किताब नहीं है, आई एम द फाइनेंस डायरेक्टर, क्या प्रॉफिट क्या लॉस क्या है, ठीक है, ज्यादा पढ़ लिखे हो ये मैंने अपने पास रखी है। उधर वो लोग मामू परचेजिंग करते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही कपड़ा लाते हैं, उसका मुझे नहीं पता वो बनारस से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, उसके बारे में उनको आइडिया नहीं। हफ्ते जाके हिसाब किताब करते, बात समझ में आती नहीं आती, तो उसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिली और बड़ी बड़ी चीजें सीखने को मिली है। ऐसा ऐसा खतरनाक वक्त भी देखा कि बस आज कारोबार बंद कर रहे हैं या कल कारोबार बंद कर रहे हैं, इतने बुरे हालात गारे और बोले यार ये उससे हालात कि बस आज दुकान बेचे या कल दुकान बेचे। किसी ने उधार उधार पकड़ लिया, उधार वाले भी इतनी जल्दी थोड़ी देते थे, उधार पकड़ लिया तो अल्लाह ने कर दिया करम, चल पड़ी, चलो चल गया बिजनेस, ठीक है, उधार भी मान लिया, लेकिन अगर पैसे ना हो कारोबार हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ठीक ठाक पैसे हो तो भी नहीं कर सकते। ठीक ठाक पैसे हो ना फिर भी थोड़ा सा तजर्बा होना भी जरूरी, पैसे जाया होते जाएंगे। देखो मैं ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, मेरे ख्याल से ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, लेकिन बैक एंड पे तुम्हारी सपोर्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अल्लाह न करे तो वहां पे अगर पैसे नहीं है, सबसे बड़ा मरता जा रहा है इंसान कि कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है और दिमाग में मतलब बस ऐसा लगेगा अभी लाइन लग जाएगी तो सब लाइन लगा के हमसे सारी चीजें खरीदेंगे। गलती आपकी, गलत फहमी है। आहिस्ता 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 कारोबार सेट होता है, एक दिन में सेट। अब महीना खत्म हो जाए, आपके घर में है बीवी बच्चे अखराजात है, अब आपको चाहिए पैसे, देन अब वो उधर से पैसे आ ही नहीं रहे कि तुम घर में कैसे दो। तुम्हें तो ये काम करना चाहिए था, मैं तो बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका कि जितने बिजनेस के लिए पैसे निकाले ना, और तुम्हारे घर का जितना भी खर्चा है XYZ जितना भी खर्चा है उसको मल्टीप्लाई बाय 15 मंथ्स कर दो, 16 मंथ या 18 मंथ, 1.5 साल, समझ रहे क्या कह रहा हूँ। तभी एक महीने का खर्चा है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 18 मंथ्स कर दो, जितने भी लाख रुपए बनते हैं वो तुमने एक अलग निकाल के रख दिए,
नहीं यही बात समझे। उसके अंदर स्कूल की फीस है तो ये वो अगड़म चगड़म। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बिजनेस से पहले तो अव्वल का पैसे ला ही, प्लस उसके अंदर उल्टे डालने पड़ेंगे, उसके लिए अलग पैसा हो, और जो कारोबार स्टार्ट करा उसके लिए अलग पैसा हो। यानी 3 हिस्से बना दिए मैंने। इतना पैसा है अगर लेता है कारोबार, वरना तो कहते हैं रोजाना, आजकल की तारीख में ये 100 नए बिजनेस डेली खुलते हैं, नया इंट्रोडक्शन, और डेली 200 बंद होते हैं। खतरनाक बात सुन लो, समझ में आ जाए। रोजाना 100 नए बंदे पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो दूध की दुकान हो या परचून की दुकान हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो। उसका वक्त 100 नए खुल गए, आगे तो सुन ले 200 बंद भी हो रहे हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग सबसे बड़ा खतरनाक। इसीलिए तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, ये तुम पढ़ने के तुम्हारे 2 बड़े फायदे हैं। जिंदगी में याद रखना मेरी बात, इंशाल्लाह क्या पता फ्यूचर में जैन कभी हमें कारोबार करने का मौका मिल जाए। एक पढ़ा लिखा जैसे कारोबार करते हैं ना, एक अनपढ़ नहीं कर सकता, ना पढ़ा लिखा। और आगे अगर जॉब चाहिए होगी तो जॉब भी इतनी अच्छी मिल जाएगी, दोनों तरीकों से। नहीं समझे? तुम एक डिफरेंट परसेप्शन से ही कारोबार करो। लेकिन हाँ ये कर सर, मैंने तो इतने दुनिया में लोग देखे जो बिल्कुल अनपढ़ है और इतने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। बेटा जाके पूछ लो, पूरी जिंदगी लगा दी, 40 साल लगा दिए कारोबार में, तो अब सीख लेते हैं, सीख सीख के लॉस करते करते, एक्सपीरियंस करते 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 अब आ गया। तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें पहले ही सब कुछ पता है। तो यही बात समझ में नहीं। अरे एक ऐसा पढ़वान आदमी है, उसने तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा, ऐसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख लेता है, नेट प्रॉफिट देख लेता है। बेटा उसकी उम्र देख कर आजा जरा, कितनी है? 70 साल, 50 साल से कारोबार कर रहा है। थोड़ी थोड़ी इनकम स्टेटमेंट भी सिखाई होगी किसी ने, थोड़ी 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 2-2 लाख। ठीक है, पढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन तुम जाओगे ना आज, तुम्हारी उम्र है 25 साल और उसकी उम्र है 27 साल, तुम्हारी उम्र है 25 साल, उसकी उम्र है 70 साल, तुम एक सेकंड में पूरी इनकम स्टेटमेंट बता दोगे। तुमने क्वालिफाइड करे हो, तुमने पढ़ा हुआ है। कैसे बराबर हो सकते हो दोनों यार? कैसी बातें कर रहे हो? उसकी इतनी चमाटे खाई है जिंदगी में, 70 साल में इतने बड़े बड़े डस दिए लोगों ने, तो उसको ऐसा इतने बड़े बड़े हैंड कर दिए लोगों ने कि बाद में उसको याद आया, अबे ये भी हो गया मेरे साथ। आइंदा भी इस चीज का भी ख्याल रखना, इसमें लॉस तो इसमें लॉस तो इसमें लॉस तो इसमें लॉस। तुम तो जाते के साथ ही तुम इतना अवेयर होगे, तुम्हें हर चीज पता होगी। और चलो अगर नहीं भी है ना, तो ये मेरा पक्का बिलीव है, जो चीज उसने 40 साल में सीखी है ना, तुम 4.5 महीने में सीख जाओगे। क्या ख्याल है? नहीं वजह, सारी बातें इन्फॉर्मेशन पहले से डिलीवर हो गई है। अब जाके अपने फादर को जरा बिजनेस की डेफिनेशन और टाइप बता देना कि तुम किस पर हो। अब तुम्हारा जो शोरूम है, तो मेरे हिसाब से स्माइल उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बात कह रहा हूँ, वो गाड़ियां बेचते हैं, उसके अंदर वो आफ्टर सेल सर्विस भी, सर्विस ट्रेनिंग वगैरह भी करके देते। तो क्या वो सर्विस कंसर्न भी है? कुछ लोग अपनी बाइकों की ट्यूनिंग सर्विस भी तो करवाने आते होंगे। मेरा सवाल ये है कि वो जो है ट्रेडिंग बिजनेस भी है, और तो समझ आया बेटा? पक्का क्लियर है बिल्कुल? कोई पॉइंट, कोई
दिमाग में कोई पॉइंट कमाई कर से, तो यानी लॉस हो सकता है। एक और बात इसमें ऐड कर दो, मैंने अल्लाह करे बिजनेस स्टार्ट करा, पहले महीने मुझे 2 लाख का लॉस हुआ। कितने का? 2 लाख रुपए मुझे जमा करने पड़े, अपनी तरफ से लगाने पड़े। देखता हूँ कितना समझ में आया। जनवरी में स्टार्ट करा, फेब में जो है लॉस हुआ है, लेकिन इस दफा लॉस है ना 1.5 लाख का हुआ है। मैं खुश हूँ और ये अल्लाह का शुक्र है, 1.5 लाख का सिर्फ लॉस हुआ। लोग बोलेंगे पागल हो गया, हालांकि मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है कि पहले महीने कितना लॉस हुआ था और अब कितना हुआ है, तीसरे महीने फिर लॉस हुआ है, लेकिन इस दफा से 70,000 का लॉस हुआ है। तो मेरी फौरन ये इंटेंशन बन गई है, क्या बन गया सेकंड, क्या अगले साल अगले महीने और मेहनत करूंगा तो 50 हो जाएगा, सेल बढ़ती जा रही है। वेरी गुड। और एक और मैं उसको खत्म नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? बोलना सीखो, क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट पे मिठाई बढ़ती है पूरे कारोबार में। मतलब ये वो महीना है जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ कमाया, कुछ गया भी नहीं और कुछ 5 लाख की सेल हुई, 5 लाख की माल बेचा और 5 लाख रुपए के एक्सपेंस हुए, बिल्कुल बराबर। नहीं समझे? पहले 2 लाख के की सेल हुई थी, यानी कि इनकम हुई थी, और 5 लाख के एक्सपेंस से तो 3 लाख का लॉस हुआ था। फिर 3 लाख की रेवेन्यू हुई, 5 लाख के एक्सपेंसेस है तो 2 लाख का लॉस हुआ। फिर 4 लाख की रेवेन्यू हुई, 5 लाख के एक्सपेंसेस तो 1 लाख। डेफिनेटली उसके सारे महीनों के पैसे तुमने अपने पास से मिलाए होंगे, क्या ख्याल है? और आज 6 महीने बाद ओनर की फौरन खुशी अलग है, बोला दादा यानी अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले महीने से समझ रहे या नहीं? गवर्नमेंट भी सिखा दी साथ, लॉस होना शुरू होता है, पहले सबसे ज्यादा लॉस, इसके बाद कम हुआ, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। एक लड़के का सर आज आपकी बात समझ में आई है, मेरा एक कजन इतना खुश हो रहा था, पागल पागल, बोला यार शुक्र है अल्लाह का, इस वजह से 4 लाख का लॉस हुआ है। मैं परेशान किया, लॉस पे खुश हो रहा है पागल आदमी। यही बात समझ में, मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुम्हारे कजन को पहले महीने में 10 लाख का लॉस हुआ होगा, तो इस महीने कितने का हुआ है? 4 लाख का। और इसके बाद अगले महीने में 2 या 3 लाख का या 2.5 लाख का, और फिर 1 लाख का, फिर 50,000 का, और फिर नो प्रॉफिट ब्रेक इवन आ गया। एक मेरा दोस्त है, अब देखो तुम्हें जाके अब बिजनेस की सारी जो है आई मीन टू से दैट बिजनेस प्लस के ऊपर देखना, जो इंग्लिश में खवातीन माशाल्लाह जो इंटरव्यू आ रहे होते हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही होती है, वो भी कुछ समझ में आने लगेगा। अभी देखो कल एक बच्चे ने इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार पीआरसी का बच्चा ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है लेक्चर अच्छे सुनो। बोला सर मैंने इतनी प्यारी चीज सुनी इंग्लिश में, मुझे खुशी हुई, मुझे समझ में आया, आज तक सिर्फ लड़कियों की तस्वीर ही देखते थे माशाल्लाह, आज आपकी बात सुन के जरा समझ में आया, तो लगाया बोलने के यूके के अंदर, यूएसए के अंदर एक कंपनी थी, उसने 16 महीने बाद ब्रेक इवन पे आया, मुझे फौरन समझ में आ गई आपकी बात। यही बात समझ में, 16 महीनों से लॉसेस आ रहे थे, काम करते 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 16 महीने पे ब्रेक इवन आया। अभी भी मुसलसल जद्दोजहद करनी है, ये नहीं है कि बस ये बस अरे अल्लाह का शुक्र है बस, अरे बेवकूफ अब इससे ज्यादा कमाएगा तो प्रॉफिट होगा तो घर लेके जाएगा, अभी तक तो घर लेके ही नहीं जा रहे थे। पक्का? लिखो जरा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। अच्छा ये पीआरसी का पहले से बता दूं, एक रजिस्टर नया बनाओगे, एक रजिस्टर नया बनाएंगे सारे बच्चे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1,
रजिस्टर बनाओगे बिल्कुल सही है बेटा। क्या कहा मैंने? बिल्कुल ठीक है चीज है। रजिस्टर लगा लूं, लिखिएगा। फिर पीआरसी वाला रजिस्टर एक बिल्कुल अलग मेंटेन करोगे बेटा, नया लोगे। आज तो अभी लिख लो थोड़ा सा, नया रजिस्टर आज ही खरीदूंगा, उसको कॉपी कर लोगे फिर। समझ आ रही बात? यस सर। रजिस्टर को डेली लेकर आओगे, उसके अंदर जो लेक्चर्स होंगे उसको लिखोगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब हम बैठे हुए तुम्हें मेहनत करनी है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? लिख लो और फिर जल्दी से आगे फॉरवर्ड करो। इसमें से जितनी भी अभी हमने डिटेल में चीजें पढ़ी बेटा, इतने सारे सवाल थ्योरी के उसी में कवर हो जाएंगे पहले चैप्टर के अंदर। यानी हमारे पहले चैप्टर स्टार्ट हो गया बेटा, जितनी कहानियां बताई है और आपके अलग अलग पीआरसी 5 के अंदर शुरू का चैप्टर यही है। पीआरसी 5 में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर भी यही सारी चीजें डिटेल है, बल्कि अभी लोग और डिटेल में जाएंगे, बड़ा आसानी से कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारा कंपनी के अंदर भी और सही है बेटा। तो अगर रजिस्टर नहीं है तो उधर से 2 पेज लेकर आओ और एक पेन लेकर आओ, जल्दी भाग के जाओ। तो 2 मैसेज के लिए भी आ रहा है, बाकी आपके पास है। लिखो बेटा, बिजनेस की हेडिंग डालो, बिजनेस की हेडिंग डालो। लिखो पहली डेफिनेशन लिखोगे बिजनेस की। नेक्स्ट लाइन से any activity for seeking profit, um, any activity for seeking profit is called business. Business को inverted comma में लिख देना। Any activity for seeking profits is called business. Any activity for seeking profit is called, और करके सेंटर में और लिखोगे और फिर दूसरी एक और डेफिनेशन लिखोगे बिजनेस की, और करके और डेफिनेशन लिख लो। प्राइमरी comma secondary and final objective, and final objective of a business is to earn profit and profit and profit. To earn profit. Jल्दी आओ। यार सारी सारी कर दोगे। तो पहले
second definition, Chanki, the primary, comma, secondary, and final objective of a business is to earn profit. प्राइमरी मोटिव भी क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. सेकेंडरी मोटिव भी क्या है? टू अर्न. और फाइनल ऑब्जेक्टिव भी क्या है? अगर इसके बाद एक चार्ट बना दोगे तो और अच्छा हो जाएगा कि वो डिफरेंट टाइप्स की जो है पहले जो देखा इसके बाद तक वो डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ताकि आपको कभी थ्योरी में सवाल आया कि बताओ भाई कितने टाइप्स की जो है ऑर्गेनाइजेशन है. एक लिख लो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस. नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस. इसमें लिख लीजिएगा यदि याद है ना सबको ये अभी बताया का सैलानी वेलफेयर एनजीओ चैरिटेबल सोसाइटी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. एनजीओ हो गया सैलानी वेलफेयर हो गया अमन एम्बुलेंस वगैरह ये सब नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड पूरा बिजनेस चल रहा है नेटवर्क है. बस देखें इनका काम कोई चीज बेचना नहीं होता. इनका कोई भी काम बेचना नहीं. ये मेजरली हमारे फंड्स और डोनेशन के साथ ज्यादा ये बहुत ही कम. और प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस जो है उसमें हम जो है मेजर अपना जो है पूरा सिलेबस पढ़ेंगे. क्लियर. नेक्स्ट हेडिंग मार्क करो टाइप्स ऑफ बिजनेस. जो चीज पढ़ाई है अभी तक समझाई वही सब लिखवा दे. क्लियर नहीं बात. टाइप्स ऑफ there are 3 different types of business. There are 3 different types of business. There are 3 different types of business. Number 1, नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. पहला नाम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. Number 2, trading business.
Number 3. Service business. Number 1. Business. Number 2. Trading business. Number 3. पहली हेडिंग मार्क करो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पहली हेडिंग मार्क करो मैन्युफैक्चरिंग in manufacturing business we add raw material, comma labor and different expenses to make a product. Manufacturing business in manufacturing business we add raw material, labor and different expenses make up, and after making that product we sell out at above cost. And after making that product we sell out at मतलब समझ में आया क्या लिखा है? बोले in manufacturing business we add raw material, फिर क्या है? Labor, expenses to make a product. देखो इसको जो डिटेल में तुम लोग पढ़ोगे ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे क्या है? तो डिटेल में पढ़ोगे प्रोडक्ट किस तरह बनती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलती है, तो सारा किसमें पढ़ोगे तो यानी यूं कह लो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को किस में डिटेल में पढ़ेंगे? कैश में कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या लिखा आपने? इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, लेबर and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost. For example, next time है textile mills, garments factories, textile mills, garments factories, shoe making factories, etc. Second definition लिखोगे trading business. Second heading डालोगे trading business. रजिस्टर ले लेना उस पे इतना कॉपी कर लेना सही है। मेरा बनाया बैलेंस बोर्ड से नहीं बनाया तो मैं रजिस्टर बना देता। In trading business, first we purchase the finished goods. First we purchase the finished goods. इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ये प्योर अकाउंटिंग की वर्ड है, फिनिश्ड गुड्स, FINISHED
In trading business, first we purchase the finished goods and then resell at above cost. And then resell at above cost. For example, Imtiaz, Chase, Micro, Macro, Imtiaz, Chase, Micro, Macro, departmental stores, outlets. Departmental stores and outlets. Clear है बेटा? नेक्स्ट क्लास में कैसा लगा, समझ में आया बेटा? अच्छी तरह से इंशाल्लाह आओगे, बहुत से भी ज्यादा मजा आएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें और साथ हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें आपको ये है कि सारी रिकॉर्डिंग होती है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कोविड के अंदर।